हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी व्याकरण में एक टॉपिक है अव्ययी या अविकारी शब्द। इसको हम रिवाइज करेंगे आज। तो देखिए, अव्ययी या अविकारी शब्द आपने हिंदी ग्रामर में इससे पहले विकारी शब्द पढ़े हैं छोटी क्लासेस में। विकारी शब्द जिनको आप लिंग, वचन या कारक या काल के आधार पर परिवर्तित कर सकते हैं, और अविकारी शब्द आपका क्लास 10th में है। यहाँ आपके पास जिन शब्दों को आप लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, वे आपके क्या कहलाते हैं, अव्ययी या अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द का ही ये दूसरा नाम है अव्ययी। अविकारी शब्दों को कहते हैं अव्ययी। अव्ययी का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यय न हो। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्ययी कहते हैं। अधनव्ययी या अविकारी शब्द इनको कहा जाता है। तो इसकी आप परिभाषा लिख सकते हैं कि जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्ययी या अविकारी शब्द उनको कहा जाता है। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ हम अविकारी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। साधारण भाषा में हम कह सकते हैं अव्ययी ऐसे शब्द होते हैं या ऐसे शब्दों को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण जो है कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं। चूंकि अव्यय का रूपांतरण नहीं होता है, इसलिए ऐसे शब्द अविकारी होते हैं और इनका व्यय नहीं होता, तो ये आपके अव्ययी कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपने विकारी शब्द भी पढ़े हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ लिखा कि लड़के खेल रहे हैं या खेलते हैं, लड़के खेल रहे हैं। ठीक है, यहाँ एक वाक्य लिखा, लड़का खेल रहा है। तो देखिए, ये परिवर्तित हो गया है। ये वचन के आधार पर, ये जो लड़का पहले लड़के था, ये बहुवचन है और यहाँ पर हमने इसको वचन के आधार पर इसका परिवर्तन कर दिया। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, ये आपने विकारी शब्दों में पढ़ लिया था। इसके अलावा कुछ ऐसे शब्द होते हैं, चाहे आप उस वाक्य का लिंग बदल दें, उसका आप वचन बदल दें, चाहे उसको कारक के आधार पर, किसी भी आधार पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये कहलाते हैं आपके अविकारी शब्द। अब इसके कुछ उदाहरण हैं, इनको लिखने के बाद आप उदाहरण लिखिएगा कि जब, तब, अभी, इधर, उधर, वहां, कब, क्यों, वाह, आह, ठीक, अरे, और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतः, अतएव, चूंकि, अवश्य, अर्थात इत्यादि शब्द जो हैं अविकारी शब्द हैं, अव्यय हैं, क्योंकि इनको आप किसी भी स्थिति में इनका रूपांतरण नहीं कर सकते हैं, इनको आप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो ये कहलाते हैं आपके अव्यय या अविकारी शब्द। ठीक है, अब देखिए आगे, अव्यय के भेद। अव्यय के भेद, ठीक है। तो देखिए, अव्यय का पहला जो भेद है, यानी अविकारी शब्दों के भेद कह सकते हैं आप, अविकारी शब्दों के भेद। तो पहला जो भेद है वो है आपका क्रिया विशेषण। पहला भेद है क्रिया विशेषण। विकारी शब्दों के कितने भेद थे? 4 भेद, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और अविकारी शब्द या अव्यय के भेद 4 हैं। यहाँ पर पहला भेद है क्रिया विशेषण। तो अब हम यहाँ पर क्रिया तक आपने विशेषण तक आपने पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। इससे पहले एक नजर हम डालते हैं किस पर? विकारी शब्दों पर और उसके भेद पर। 4 भेद हैं। संज्ञा, किसी वस्तु, किसी प्राणी, किसी भाव या दशा के नाम को आप संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है वे आपके सर्वनाम कहलाते हैं। किसी वाक्य में जो शब्द काम के होने या करने का बोध करता है वो आपका क्रिया कहलाता है। और विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द आपके विशेषण कहलाते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। विशेषण किसे कहा जाता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। अब क्रिया विशेषण क्या होता है? देखिए, राम राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है। यहाँ पर ये जो अच्छा शब्द है ये आपका विशेषण है। ठीक है, यहाँ पर जो ये अच्छा शब्द है ये आपका विशेषण है। इसी के विपरीत जब मैंने कहा राम अच्छा खेलता है, राम अच्छा खेलता है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, अच्छा शब्द को रट देते हैं कि अच्छा शब्द क्या है? विशेषण है। और जब यहाँ वाक्य में अच्छा आए तो इसको भी विशेषण लिख देते हैं। नहीं, अब हमें यहाँ समझना है ये जो अच्छा है ना, ये किसकी विशेषता बता रहा है? ये लड़के की विशेषता बता रहा है। लड़का कौन है? राम। यानी कि यहाँ पर ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये अच्छा शब्द यहाँ पर विशेषण कहलाता है। ये आपका विशेषण कहलाता है। और क्योंकि यहाँ जो ये अच्छा है ये खेलने की विशेषता बता रहा है, अर्थात क्रिया यहाँ खेलना है, खेलता है, ये क्रिया है और इस क्रिया की ही विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। ये आपका क्या है? क्रिया विशेषण है। आई बात समझ में? तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण, और जो क्रिया की विशेषता बताई वो आपका क्रिया विशेषण। तो इससे तो आप समझ गए, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जान गए? जहां पर यहाँ तेज, अब रात, धीरे धीरे, प्रतिदिन, सुंदर, यहाँ तक, तो ये आप जो है इसको आपकी लिखने की इतनी आवश्यकता नहीं है। आपको वाक्य को देख करके समझ में आ जाएगा कि ये क्रिया की विशेषता है और ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता है। ठीक है, तो जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे तो आप क्रिया विशेषण कहेंगे। जहां पर यहाँ तेज, अब, रात, धीरे धीरे, प्रतिदिन, सुंदर, यहाँ वहाँ, ये जो है जल्दी, अभी, बहुत सारे, तो इस प्रकार से ये सभी शब्द आपके क्रिया विशेषण अव्यय हैं, इनको आप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्रिया विशेषण, इनको आप लिखिएगा। अब इसकी परिभाषा लिखें। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ आप उदाहरण में जैसे देखिए, राम धीरे धीरे टहलता है। राम धीरे धीरे टहलता है, काम हो रहा है टहलने का, तो यहाँ पर टहलना क्रिया है और इस क्रिया की विशेषता आपकी क्रिया विशेषण कहलाएगा। ये धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण। राम वहां टहलता है, स्थान बता दिया, स्थान के बारे में बताया, कहाँ टहलता है? वहां। ठीक है, राम अभी अभी टहलता है। ठीक है, तो यहाँ पर टहलने की विशेषता धीरे धीरे, वो कैसे टहल रहा है? धीरे धीरे। कहाँ टहल रहा है? वहां। और अभी यानी कि कब टहल रहा है, तो यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। इन वाक्यों में धीरे धीरे, वहां और अभी राम के टहलने की या क्रिया की विशेषता बताते हैं। ये क्रिया विशेषण अभिकारी विशेषण भी कहलाते हैं। ये क्रिया विशेषण अभिकारी विशेषण भी कहलाते हैं। लिखिएगा इसके अतिरिक्त क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताता है। चलिए, वह बहुत धीरे चलता है। क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताता है। यहाँ पर इसको, ठीक है, वह बहुत धीरे धीरे, बहुत बता दिया, बहुत धीरे धीरे, तो बहुत जो है यहाँ पर क्रिया विशेषण है क्योंकि यह दूसरे क्रिया विशेषण धीरे धीरे की विशेषता बता रहा है। धीरे चलता है, इसकी विशेषता कौन बता रहा है? बहुत। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है? विशेषता बतलाता है। अब इसके बाद क्रिया विशेषण के भी भेद हैं। अब देखिए, कोई भी काम आप कर रहे हैं, क्रिया विशेषण जहाँ काम की विशेषता बताई जाती है, काम किस प्रकार से हो रहा है ना? तो काम की हम विशेषता बता रहे हैं, तो काम किन किन आधारों पर, देखिए काम कैसे हो रहा है,
काम कितना हो रहा है, काम कब हो रहा है, काम किस स्थान पर हो रहा है, ये सभी बातें हमें क्रिया विशेषण के जो अव्यय हैं, क्रिया विशेषण के जो भेद हैं, उसमें हमें पता चलती है। जब भी आप काम बताते हैं, काम की विशेषता बताते हैं, तो क्या क्या चीजें आप कहेंगे विशेषता में? या तो आप ये कहेंगे कि काम कितना हो रहा है, या तो विशेषता में आप बताएंगे काम कहाँ हो रहा है, काम किस समय हो रहा है, और काम कितना हो रहा है, किस गति से चल रहा है, वो धीरे धीरे चल रहा है, बहुत तेज हो रहा है, तो उसके जो है रीति को भी आप बताएंगे। इसी आधार पर यहाँ पर क्रिया विशेषण के भी 4 भेद हैं। इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय और रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ये 4 यहाँ पर भेद हुए हैं क्रिया विशेषण अव्यय के। तो इसको आप लिखिएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, और अंतिम यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चलिए, पहला भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण। चलिए हेडिंग डालिएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, जो शब्द क्रिया के समय से संबंध विशेषता बताए उन्हें कालवाचक, काल यानी कि समय, उन्हें क्या कहा जाता है? कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के घटने के समय या काल की सूचना देते हैं, वे कालवाचक क्रिया विशेषण आपके कहलाते हैं। कि काम कब हो रहा है, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं जहां पर आजकल, जब, तब, हमेशा, तभी, तत्काल, निरंतर, शीघ्र, पूर्व, बाद, पीछे, घड़ी घड़ी, अब, कल, फिर, कभी, प्रतिदिन, दिन भर, आज आदि आते हैं, वहां पर कालवाचक विशेषण, क्रिया विशेषण शब्द आपके अव्यय आ जाते हैं। जैसे वह नित्य टहलता है, ठीक है, वे कब गए, समय पूछा जा रहा है, सीता कल जाएगी, तो इनको भी आप लिख लीजिएगा। तो जहां समय का पता चलता है, तो यहाँ पर वे कब गए प्रश्न पूछा है, तो काल से ही संबंधित प्रश्न है, ठीक है, कि कब गए, किस समय गए, तो ये काल से ही संबंधित प्रश्न है। सीता कल जाएगी, बताया जा रहा है कब जाएगी, समय जाएगी, लेकिन कब जाएगी, कल जाएगी, तो समय यहाँ बता दिया है। वे नित्य टहलता है, वह नित्य टहलता है, तो यहाँ टहलने के बारे में बताया गया है कि कैसे, कब टहलता है, नित्य, हमेशा वो टहलता है। इसको भी आप लिख लीजिएगा। चलिए, अब दूसरा है आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अब देखिए, जब आप काम की विशेषता बताते हैं ना, तो एक तो आपने कहा कि काम जो है किस समय में हुआ है, कब हो रहा है या कब होगा, ये आप बता सकते हैं इसमें, ठीक है। तो काम कब हो रहा है, ठीक है, वो पहले हुआ, अभी हो रहा है, तो किस समय में हो रहा है, तो ये सब आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपको कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में मिलेगा। अब स्थान, कोई काम हो रहा है, किस स्थान में हो रहा है, तो जो शब्द क्रिया के स्थान से संबंध विशेषता बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्द में जिन अव्यय शब्दों से कार्य के व्यापार के होने, कार्य के व्यापार के होने के स्थान का पता चले, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो देखिए, जिन अव्यय शब्दों से कार्य के व्यापार के होने के स्थान का पता चले, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, जहां पर, यहाँ, ठीक है, जहां पर, यहाँ, वहां, भीतर, बाहर, इधर, उधर, दाएं, बाएं, कहाँ, किधर, तो ये सभी आ जाएंगे इसमें। पास, दूर, ठीक है, अन्यत्र, इस ओर, उस ओर, ऊपर, नीचे, सामने, आगे, पीछे आदि शब्द इसमें आ जाते हैं। वहां पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण आपका आ जाता है। इन सभी शब्दों को आपने लिखना है। इस प्रकार के शब्द जब आ जाते हैं, और देखिए, जब वाक्य को आप क्या करेंगे, वाक्य को आप पढ़ेंगे,
तो वाक्य को देख कर भी आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कौन सा आपका क्रिया विशेषण है, ये आपका कालवाचक है या स्थानवाचक है। ठीक है, तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। साथ में देखिए इसके बाद इसका जो तीसरा भेद है, यहाँ पर देखिए जैसे कुछ उदाहरण, मैं कहाँ हूँ, तो यहाँ पर मैं कहाँ हूँ, ये कहाँ शब्द क्या बता रहा है, स्थान को बता रहा है। तारा यहाँ आ रही है, तो यहाँ शब्द स्थान बता रहा है। सुनील नीचे बैठा है, तो ये भी स्थान को बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण आपका आ जाता है। इसके बाद आपका तीसरा है आपका परिमाण वाचक क्रिया विशेषण अव्ययी। परिमाण, आपने कोई काम किया, अब काम की मात्रा कितनी है, काम कितना हुआ है, जो शब्द क्रिया यानी काम के परिमाण अर्थात मात्रा से संबंध जो है विशेषता प्रकट करे, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब देखिए काम जो है कितना हुआ है, कैसे हुआ, कैसे नहीं कह सकते हैं, काम कितना हुआ, उसका परिमाण जो है। जिन अव्यय शब्दों से कार्य के व्यापार के परिमाण का पता चलता है, परिणाम का पता चलता है कि परिणाम क्या हुआ कार्य का, या जिन अव्यय शब्दों से नाप तोल का पता चलता है, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जहां पर थोड़ा, काफी, ठीक ठाक इस प्रकार के शब्द आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा हो गया, ठीक ठाक, बहुत, थोड़ा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, कुछ, पर्याप्त, केवल, प्रायः, उतना, जितना, खूब, तेज, अति, जरा, कितना, बड़ा, भारी, अत्यंत, लगभग, बस, इतना, क्रमशः आदि आते हैं। वहां पर आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है। तो इनको जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इन शब्दों को साथ में इसकी परिभाषा को भी आप लिख लेंगे। चलिए लिख लीजिएगा इसे। जहां पर थोड़ा, काफी, ठीक ठाक, बहुत कम, थोड़ा बहुत, थोड़ा थोड़ा, कुछ, पर्याप्त, केवल, प्राय, उतना, जितना, खूब, तेज, अति, जरा, कितना, बड़ा, भारी, अत्यंत, लगभग, बस, इतना, क्रमशः आदि आते हैं। वहां पर आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय वो आपके कहलाते हैं, या उनको आप परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय आप उन्हें कहते हैं। चलिए अब इसके बाद चौथा इसका भेद है, कुछ उदाहरण देखेंगे। मैं बहुत घबरा रहा हूँ, मैं बहुत घबरा रहा हूँ, क्रिया हो रही है घबराने की, और कितना, बहुत। ठीक है, वह थोड़ा थोड़ा खा रहा है, खाने की क्रिया हो रही है, और कितना खा रहा, परिमाण आपको बताया गया है। मैं बहुत घबरा रहा हूँ, कितना, बहुत, तो ये आपको यहाँ पर परिमाण बता रहा है। थोड़ा थोड़ा है ना, उतना बोलो जितना जरूरी है, तो जितना शब्द यहाँ पर क्या है, परिमाण आपको बता रहा है, मात्रा बताई जा रही है। अब इसके बाद चौथा है इसका भेद, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है, जिन अव्यय शब्दों से कार्य के व्यापार की रीति या विधि का पता चले, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। सीधे सिंपल शब्दों में कहें कि काम कैसे हो रहा है, उन्हें, जहां पर आपको काम के बारे में, अब कुछ शब्द जैसे यहाँ देखिए, जहां पर जो है क्या क्या आते हैं, वैसे, अचानक, इसलिए, धीरे, सहसा, यथा, ठीक, सचमुच, अवश्य, वास्तव में, निसंदेह, बेशक, शायद, संभव है, हाँ, सच, कभी नहीं, कदापि, देखिए कभी नहीं, कदापि नहीं, फटाफट, शीघ्रता, भली भांति, ऐसे, तेज, कैसे, ज्यों त्यों आदि आते हैं। वहां पर रीतिवाचक शब्द, इन शब्दों से आप देख सकते हैं, रीति यानी कि काम कैसे हो रहा है ना, किस गति से काम चल रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है ना। तो ये बहुत सारे शब्द यहाँ पर हैं, इनको आप लिख लीजिएगा। ये रीतिवाचक आपके क्रिया विशेषण शब्द हैं। ठीक है, और ये जो हैं ये भी आपके परिवर्तित नहीं होते हैं, क्योंकि ये अव्यय है। ठीक है ना, अचानक को आप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, इसी प्रकार आप इसलिए को भी परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे, सहसा, यथा, ठीक, सचमुच, अवश्य, वास्तव में, निसंदेह, बेशक, शायद, संभव है, हाँ, सच, कभी नहीं, कदापि नहीं, फटाफट, शीघ्रता, भली भांति, ऐसे, तेज, है ना, कैसे, ज्यों त्यों आदि शब्द आ जाते हैं। वहां पर आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा।
साथ में आप देखिए इन सभी शब्दों को आप लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ये शब्द आपके अव्यय हैं, अविकारी शब्द हैं। इनको आप किसी भी स्थिति में इनका विकार नहीं कर सकते हैं, इसमें विकार नहीं आ सकता है। चाहे आप उस वाक्य का लिंग बदल दें, चाहे आप उस वाक्य के वचन को बदल दें, ये शब्द आपके परिवर्तित नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपके क्या है, अव्यय हैं। यहाँ आपने 4 भेद पढ़े क्रिया विशेषण के। पहला आपका कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, जिसमें किसी काम के समय का पता चलता है कि काम किस समय हो रहा है। ठीक है, इसके बाद दूसरा आपने क्या पढ़ा है, काल के बाद आपने क्या पढ़ा है, स्थानवाचक, जिसमें आप काम किस स्थान पर हो रहा है ये आपने यहाँ पर बहुत सारे शब्द देखे हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। इसके बाद आपका परिमाणवाचक जो है आपका क्रिया विशेषण अव्यय है, जिसमें काम कितना हो रहा है, मात्रा, काम की मात्रा आपको बताई जाए, वो आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। और अंतिम यहाँ पर चौथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, काम किस रीति से हो रहा है, काम धीरे धीरे हुआ, काम अचानक हुआ, ठीक है, किसी कारणवश हुआ, तो वहां पर आप इसलिए लिखते हैं, है ना, धीरे धीरे हुआ, सहसा हुआ, यथा, ठीक ठाक, है ना, ऐसे सचमुच, इस प्रकार से आप जो है लिखते हैं। वहां पर आपको रीति पता चलती है काम के होने की, कि आपने काम फटाफट कर दिया, आपने काम शीघ्रता से कर दिया, है ना, बहुत तेज आपने काम किया। तो ये सभी जो है शब्द कहाँ पर आते हैं, आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं, और इन्हें कहा जाता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अव्यय क्यों, क्योंकि इनमें परिवर्तन नहीं होता है, इनमें विकार नहीं आता है। ठीक है ना, तो इसको आप बहुत ध्यान से आप इसको देखें, समझें और इसको पढ़ें। इस प्रकार से हमने क्रिया विशेषण के भेद भी पढ़ लिए हैं, 4 भेद आप पढ़ चुके हैं। पहला भेद आपका कालवाचक है, दूसरा आपका स्थानवाचक है, तीसरा परिमाणवाचक है, और चौथा यहाँ पर रीतिवाचक। सभी आपने यहाँ पर पढ़ लिए हैं, और साथ में इनके उदाहरण भी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इनको आप नोट डाउन करते रहेंगे। परिमाणवाचक आपका हो गया है, फिर आपका रीतिवाचक भी हो गया है, साथ में इसके उदाहरण, जैसे देखिए यहाँ पर, जरा सहज एवं धीरे चलिए, हमारे सामने से अचानक आ गया, कपिल ने अपना कार्य शीघ्रता से कर लिया। अब इसके बाद दूसरा इसका भेद है, पहला भेद क्रिया विशेषण था, दूसरा भेद है संबंध बोधक अव्यय, दूसरा इसका भेद है संबंध बोधक अव्यय। हेडिंग डालिएगा, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय क्या होता है, जिन अव्यय शब्दों के कारण संज्ञा के बाद आने पर दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं, उन शब्दों को संबंध बोधक शब्द कहते हैं। वे शब्द संज्ञा से पहले भी आ सकते हैं, पहले भी आ जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए दूसरे शब्द में, जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरों से शब्द से दिखाते हैं, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। यदि संज्ञा ना हो तो वहां अव्यय क्रिया विशेषण कहलाएगा। अब यहाँ आगे इसके उदाहरण देखिए। ठीक है, जैसे भर हो गया, के ऊपर हो गया, की ओर, कारण, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, बिना, सहित, पीछे, पहले, इसके उदाहरण आप पहले पढ़ चुके हैं। ये आपके संबंध बोधक अव्यय हैं। जैसे मैं विद्यालय तक गया, स्कूल के समीप मैदान है। ठीक है, स्कूल के समीप मैदान है, धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है। ठीक है, तो इसके भी कुछ भेद हैं, इनको भी आप देख लीजिए। प्रयोग, अर्थ और व्युत्पत्ति के अनुसार जो है संबंध बोधक अव्यय के निम्नलिखित भेद हैं। प्रयोग के अनुसार आपका संबंध और अनुबंध है, और अर्थ के अनुसार कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक और साधनावाचक, हेतुवाचक, विषयवाचक। ठीक है, और व्यक्ति के व्यतिरेक रेक रेकवाचक, विनिमयवाचक, ठीक है, सादृश्यवाचक और विरोधवाचक। ठीक है, इन सभी को आप लिख लीजिएगा। सहचरवाचक, संग्रहवाचक और तुलनावाचक। ठीक है, अब इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे।
ठीक है। तो प्रयोग के आधार पर तो आपके संबंध और अनुबंध हैं, और अर्थ के आधार पर यहाँ पर आपके ये कुछ भेद हैं, इनको भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है। संबंध बोधक के, चलिए, तो इस प्रकार से यहाँ पर आज की क्लास में हमने अव्ययी को शुरू किया है। अव्ययी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ हम रिवीजन कर रहे थे। तो अव्ययी क्या होता है? अभिकारी शब्द जिनको आप लिंग वचन कारक काल के आधार पर परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। इसके दो भेद को हम पढ़ चुके हैं। पहला आपका क्रिया विशेषण अव्यय और दूसरा संबंध बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण के भी चार भेद हैं, जिनमें आपने पहला स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक, इनके बारे में डिटेल में पढ़ा है। संबंध बोधक के जो भेद हैं उनको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।